बीरबल, हम कितनी देर में तुम्हारे बताए स्थान पर पहुंच जाएंगे? जहाँपनाह, लगभग 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब है हम काफी दूर जा रहे हैं। हम अपना घोड़ा मंगवा लेते हैं। नहीं, वहाँ पैदल ही जाना है। बीरबल, ठंडी हवा चल रही है और धूप भी नहीं निकली है, और यह व्यक्ति ठंडे पानी में नहा रहा है। कुछ लोगों को ठंड कम लगती है। बीरबल, हमारे मन में एक बात आई है। ऐसे एक मुकाबले का इंतजाम करो जिसमें सबसे ज्यादा देर तक ठंडे पानी में खड़े रहने वाले को हम इनाम देंगे। जी हुजूर। अभी आपने इस दृश्य में अकबर बीरबल की बातें सुनी। दोनों ने जो भी कहा उसमें अनेक क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया शब्दों का अर्थ तो समझते हो ना? हाँ, वही शब्द जो कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। चलिए देखते हैं इस बातचीत में कौन कौन से क्रिया शब्द आए हैं। पहुँच जाएंगे, बताएं, लगेगा, जा रहे हैं, मंगवा लेते हैं, जाना है, चल रही है, निकली है, लगती है, नहा रहा है, देंगे, आई है। किसी कार्य को करने या होने अथवा अवस्था का बोध कराने वाले विकारी शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु, क्रिया में मूल शब्दों को धातु कहते हैं। जैसे खेल, खेलता, खेलना, खेलते, खेलते रहो, खेल रहे। धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल रूप। सामान्य धातु, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। जैसे पढ़, जमा, ना, पढ़ना। हंस, जमा, ना, हंसना। देख, जमा, ना, देखना। सुन, जमा, ना, सुनना। व्युत्पन्न धातु, सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। जैसे सुन, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सुनाया। लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना, लिखाया। रो, रोना, रुलाना, रुलवाना, रुलाया। खा, खाना, खिलाना, खिलवाना, खिलाया। मिश्र धातु, वे धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, होना, लगना, आना आदि के संयोग से बनती है, उन्हें मिश्र या सम्मिश्र धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात, जमा, करना बराबर बात करना। दान, जमा, देना बराबर दान देना। विशेषण से अच्छा, जमा, लगना बराबर अच्छा लगना। क्रिया विशेषण से पीछा, जमा, करना बराबर पीछा करना। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और न ही कर्म की संभावना होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे रोना, चलना, उठना, बैठना, भागना, तैरना, दौड़ना। उदाहरण, राहुल चतुर है, रवि दौड़ रहा है, मोर नाचता है, पक्षी उड़ते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ये वाक्य कर्म रहित हैं, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। प्रश्न उत्तर। कोयल कूकती है, कोयल क्या कूकती है? उत्तर, कुछ नहीं। उत्तर नहीं मिला, अतः ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म सहित क्रिया। जिन वाक्यों की क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे खाना, बनाना, पढ़ना, लिखना, धोना, सुखाना, खिलाना, काटना। सुधा पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना बनाती हैं, नौकरानी कपड़े सुखा रही है, मैंने शेर को मारा। इनमें क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वह क्रिया का कर्म होता है, यानी क्रिया सकर्मक है। जैसे माली फूल तोड़ता है। प्रश्न, माली क्या तोड़ता है? उत्तर, माली फूल तोड़ता है। कबूतर दाना चुगता है। प्रश्न, कबूतर क्या चुगता है? उत्तर, कबूतर दाना चुगता है। सकर्मक क्रिया के भेद। कर्म के होने या न होने के आधार पर क्रिया अकर्मक या
सकर्मक होती है, किंतु कर्म होने पर भी कभी एक कर्म तो कभी एक से अधिक कर्म का भी प्रयोग होता है। इसी दृष्टि से सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा गेंद पकड़ रहा है, स्मृति कविता पढ़ रही है, तुमने आइसक्रीम खाई, मैंने दूध पिया। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हैं, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, नानी बच्चों को कहानी सुनाती हैं। ऊपर दिए वाक्यों के दो दो कर्म हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर दो उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे बहन क्या बांधती है, राखी। बहन किसे राखी बांधती है, भाई को। अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, पाठ। अध्यापक किसे पढ़ाते हैं, बच्चों को। द्विकर्मक क्रिया में प्रायः पहला कर्म सजीव तथा दूसरा कर्म निर्जीव होता है। सजीव कर्म सदैव को विभक्ति के साथ आता है, निर्जीव कर्म सदैव विभक्ति रहित। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, माली ने पौधा लगाया, सविता चित्र बनाती है, मालती कविता सुनाती है। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं तो वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं खा चुका, वह पढ़ना चाहता है, उसकी आंखें भर आईं। संयुक्त क्रियाओं में दो पद होते हैं, पहला पद मुख्य क्रिया होती है और दूसरा पद रंजक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया में नवीनता और विशेषता उत्पन्न करती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे पड़ोसी ने मेरी जमीन हथिया ली, तुम तो सठिया गए हो, मेरा दिल डर से धड़कने लगा, मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। यह रंगीन शब्द नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से बनती है। संज्ञा शब्दों से डर, डरना, त्याग, त्यागना, धिक्कार, धिक्कारना। रंग, रंगना, फिल्म, फिल्माना, झूठ, झुठलाना, हाथ, हथियाना, चक्कर, चकराना, लालच, ललचाना। सर्वनाम शब्दों से मैं, मिमियाना, अपना, आप, अपनाना। विशेषण शब्दों से गर्म, गरमाना, नरम, नरमाना, मोटा, मुटियाना, दोहरा, दोहराना। अनुकरण वाले शब्दों से खटखट, खटखटाना, भिन-भिन, भिन-भिनाना, चमचम, चमचमाना, मैं, मिमियाना, फुसफुस, फुसफुसाना, छन-छन, छनछनाना। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में सदैव मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त तथा संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह स्कूल से आकर सो गया, राहुल सांप को देखकर डर गया, भावना खाना खाकर पढ़ने बैठ गई, पुजारी नहाकर पूजा करने लगा। सोना, डरना, पढ़ने बैठना तथा पूजा करना मुख्य क्रिया है, किंतु आना, देखना, खाना तथा नहाना उनमें पूर्व संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इनकी रचना धातु में कर या कर के लगाने से होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब क्रियाओं को कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है तो उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका शशांक को पुस्तक पढ़ाती है, अध्यापिका शशांक से पुस्तक पढ़वाती है। पहले वाक्य में पुस्तक पढ़ने वाला तो शशांक ही है, पर अध्यापिका से प्रेरित होकर वह पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरे वाक्य में भी पढ़ने का काम शशांक ही कर रहा है, किंतु अध्यापिका शशांक को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। अध्यापिका ने शशांक को पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा दी, तब शशांक ने पुस्तक पढ़ी। प्रेरणार्थक क्रियाओं में अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया,
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। मोहित, अकेले बैठकर क्या पढ़ रहे हो? मैं पुस्तकालय से कहानियों की पुस्तक लाया हूँ, उसी में से कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्या तुम हमें भी कहानी सुनाओगे? हाँ, मैंने सुखदा मणि की कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले मैं तुम्हें वही कहानी सुनाऊंगा। चारों बच्चों ने अपने मुंह से जो वाक्य बोले उनमें कार्य के अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। जैसे पढ़ रहे हो, लाया हूँ, पढ़ रहा हूँ। क्रियाएं चल रहे समय में हुई हैं। पढ़ी थी, लगी। क्रियाएं बीते हुए समय में हुई हैं। सुनाओगे, सुनाऊंगा। क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय। काल क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता तथा अपूर्णता का बोध होता है। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने यह फिल्म देखी थी, वह प्रतियोगिता में भाग लेता तो जीत जाता, वह अमेरिका से लौट आया, कल खूब वर्षा हुई। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भूतकाल में प्रयुक्त क्रिया की पूर्णता तथा संपन्नता के समय में भी अंतर होता है। इसी आधार पर भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्य रूप का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे हम मुंबई गए, मैंने आइसक्रीम खाई, राधा ने फ्रॉक खरीदी, भावेश विद्यालय से आया। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ तो हुई थी परंतु भूतकाल में ही संपन्न हुई या नहीं यह ज्ञात न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्ची खेल रही थी, सुरेश कहानी पढ़ रहा था, गुलाब खिल रहे थे, प्रज्ञा गाड़ी चला रही थी। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी संपन्न हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, विनय स्टेशन चला गया है, वह स्कूल पहुंच चुका है। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह बाजार गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, विशाल ने पत्र लिखा होगा, बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण हो जाने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया था, छाया ने फिल्म देखी थी, विशाल बाजार गया था, उसकी पतंग कट गई थी। हेतुमद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम चलते तो मजा आता, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता, तुम दवा पीते तो अवश्य अच्छे हो जाते। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, लता गाना गा रही है, माँ खरीदारी करती है, प्रेरणा पुस्तक पढ़ती होगी। भूतकाल की भांति क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता तथा संपन्नता के समय के आधार पर वर्तमान काल के 3 भेद माने जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे भालू नाचता है, वर्षा होती है, नेताजी भाषण देते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सतत रूप से चलते रहने का बोध हो उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं, सूरज चमक रहा है, बच्चे नहा रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल
क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल पढ़ रहा होगा, पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे, लड़कियां खेलती होंगी, भरत पाठ पढ़ता। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, मेहनत करोगे तभी सफल होओगे, तुम दफ्तर जाओगे, मुझे अमेरिका जाना होगा। क्रिया के सामान्य रूप से होने तथा उसकी संभावना होने के आधार पर भविष्यत काल के 3 भेद माने जाते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे नृत्यांगना नृत्य दिखाएगी, लड़के पतंग उड़ाएंगे, बच्चा खाना खाएगा, मैं कहानी पढ़ूंगा। संभाव्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः मामा जी कल आएं, हो सकता है कल विद्यालय बंद हो, शायद आज मुझे जाना होगा, शायद आज वर्षा हो। हेतुमद भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि भविष्यत काल में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी उसे हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उसके आने पर ही मैं जाऊंगा, परिश्रम करोगे तभी सफलता पाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तभी आदर पाओगे, व्यायाम करोगे तभी स्वस्थ बनोगे। माँ खाना बनाती हैं, माँ द्वारा खाना बनाया जा रहा है। माँ से खाना बनाया जाता है। अरे तुम सब एक ही बात को अलग अलग ढंग से बोल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे वाच्य पढ़ रहे हो। मम्मी, ये वाच्य क्या होते हैं? इन तीनों के साथ आप सब भी समझिए कि वाच्य क्या होते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया का ही एक रूप है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया व्यापार का प्रधान विषयकर्ता कर्म या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार। इसी आधार पर वाच्य के मुख्य 3 भेद माने जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, अर्थात कर्ता जिस पुरुष लिंग एवं वचन का होता है क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। जैसे नौकरानी झाड़ू लगाती है, राधा समाचार पत्र पढ़ती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इन सभी वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकती है। कर्ता के साथ से अथवा द्वारा अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता। यदि कर्ता परसर्ग रहित हो तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात कर्म जिस पुरुष लिंग वचन का होता है क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। जैसे भिखारी से भीख मांगी जाती है, मानव के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य में क्रिया सदा सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य है। वाक्य में कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, जैसे पेड़ काटे गए, खाना बनाया गया। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे मेरे द्वारा खाना खाया गया, मुझसे खाना नहीं खाया गया। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, वरन भाव की ही प्रधानता होती है। ऐसे वाक्यों में उद्देश्य के रूप में क्रिया का भाव विद्यमान होता है। जैसे मुझसे बोला नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब चला जाए,
आपसे खाया नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। प्रायः निषेधार्थ और असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अनुमति प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से अथवा के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो वह हटा दिया जाता है। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। क्रिया के धातु में या अथवा ता जोड़ दिया जाता है तथा जा धातु का कर्म लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य। मैंने पत्र लिखा, मुझसे पत्र लिखा गया। बूढ़ा सड़क पर जा रहा है, बूढ़े से सड़क पर जाया जा रहा है। गुरुजी गीता पढ़ाते हैं, गुरुजी से गीता पढ़ाई जाती है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं, अर्थात उनमें कर्म नहीं होता। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग, अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। कर्तृवाच्य। भाववाच्य। मैं नहीं खाता, मुझसे खाया नहीं जाता। वह नहीं हंसता, उससे हंसा नहीं जाता। मालती चारपाई पर बैठी है, मालती से चारपाई पर बैठा जाता है। माधव खाना खाता है, माधव से खाना खाया जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्ता में लगा परसर्ग से अथवा द्वारा अथवा के द्वारा हटा दिया जाता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया को मुख्य क्रिया बना दिया जाता है। जा अथवा जाना रंजक क्रिया को हटा दिया जाता है। कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य। ईश्वर द्वारा सबका भला किया जाता है। ईश्वर सबका भला करता है। हमारे द्वारा दिन भर मेहनत की जाएगी, हम दिन भर मेहनत करेंगे। नानी से कहानी सुनाई जाती है, नानी कहानी सुनाती है। अब तक हमने सीखा क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। धातु के अतिरिक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से भी क्रिया का निर्माण होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक व सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, सामान्य, संयुक्त, मिश्र, प्रेरणार्थक क्रिया व पूर्वकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी होती है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 6 और भविष्यत काल के 3 भेद किए गए हैं। वाक्य में क्रिया की रचना के आधार को वाच्य कहा जाता है। वाच्य के 3 भेद किए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।